Dear student, as you know, we are discussing about the chapter 13 of section 173 to 196 of the BNSS. Earlier it was CRPC under section 154 to 176, chapter 12. The topic of this section is investigation to the police and their power to investigate. We have already discussed from section 173 to till 187. Now under this video we have already uploaded, as you know well, that 3 videos we have already uploaded. Now it is 4th one, in which we will discuss section 188 to till 192, which is very important section. Now come to the section 188, which talks about the report of investigation by the subordinate police officer. If you see the section 188, which is very small section, that talks about the जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जिसको इम्पावर किया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत इस इन्वेस्टिगेशन करने का, यदि किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने की इम्पावर इस संहिता के अंदर की गई है, तो ऐसे स्थिति में ये सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के समाप्त होने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है थाने के भारसदर अधिकारी यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को वो सौंप देगा। बस इतनी छोटी सी बात 189 में कही गई है। If you see the 188 पे की गई है, 189 of the BNSS which talks about the release of accused when evidence deficient, यानी कि अगर पर्याप्त सबूत नहीं है एक्यूज के खिलाफ तो ऐसी स्थिति में 189 की प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी, which talks about the if upon an investigation under this chapter, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस अधिनियम के इस अध्याय के अंतर्गत इट अपियर टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यदि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या आयोग को ये लगता है कि देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस, एक्यूज के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस टू जस्टिफाई, ये रीजनेबल ग्राउंड है डाउट करने का कि द फॉरवर्डिंग टू द एक्यूज टू द मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट को वो एक्यूज को फॉरवर्डिंग करने का कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है या कोई सस्पिशियन है जिसको कि जस्टिफाई किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो है साफ साफ किया गया है कि ऐसे एक्यूज से जो है वो बेल बॉन्ड भरा लिया जाएगा और बेल बॉन्ड में साफ साफ कहा जाएगा कि वो जब कोर्ट जो है वो ट्रायल के दौरान या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको बुलाता है तब तक वो अपनी हाजिरी देगा और यदि वो शर्त का वायलेशन करता है यानी बॉन्ड का वायलेशन करता है तो ऐसी स्थिति में जो है उसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पर्याप्त सबूत नहीं होगा तो थाने का भारसदर अधिकारी चाहे तो उसे बॉन्ड बढ़ाकर जो है उसे रिलीज कर सकता है कि जब मजिस्ट्रेट में ट्रायल के दौरान जब मजिस्ट्रेट या आयोग उसे बुलाया जाएगा तब तक वो हाजिर होकर जो है वो अपने आप को उस पुलिस ऑफिसर या फिर आयोग या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष वो अपने आप को सपुर्द करेगा। 190 talks about the cases to be sent to magistrate when evidence is sufficient। ये सेक्शन जो है दोस्तों इसका ठीक उल्टा सेक्शन है। यहाँ कहा बात की गई है जब सबूत इनसफिशिएंट है, यहाँ जब सबूत सफिशिएंट है, यानी if you see the wording of this clause, if upon an investigation under this chapter, सेम है लाइन है, it appear to the officer in charge of police station there is a sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, यानी कि ऊपर में कहा गया कि इनसफिशिएंट एविडेंसेस है, यहाँ सफिशिएंट एविडेंसेस है, कोई डाउट करने का रीजन नहीं है, यहाँ पर कोई डाउट करने का रीजन है, यहाँ कोई डाउट करने का रीजन नहीं है कि वो ऐसे एक्यूज को जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाए जो कि इम्पावर्ड है कि इस केसेस को ट्राई करने का। तो ऐसी स्थिति में जो है वो ऐसे एक्यूज को जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा और अगर अपराध जमानती है यानी वेलेबल है, इफ द ऑफेंस इज वेलेबल एंड एक्यूज इज रेडी टू गिव सिक्योरिटी और एक्यूज जो है उस प्रतिभूति देने के लिए यानी सिक्योरिटी देने के लिए समर्थ है तो मजिस्ट्रेट के जो है ऐसे व्यक्ति को जो है वो जब उसे इस शर्त पर उसको रिलीज कर देगा कि वो जब मजिस्ट्रेट उसे बुलाए तब तक उसको अपनी हाजिर जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष दे देगा, इस आधार पर उसको रिलीज कर दिया जाएगा।
साथ ही साथ यहाँ पर प्रोवाइडेड क्लॉज भी है, जिसमें कि साफ साफ कहा गया है कि इफ द एक्यूज इज नॉट कस्टडी, यदि वो एक्यूज जो है वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, और एक्यूज जो है यदि पुलिस कस्टडी में नहीं है और न ही जुडिशियल कस्टडी में है, ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि उस व्यक्ति को बॉन्ड साइन करा लेगा कि आपको जब जब बुलाया जाएगा तब तक वो अपीयर होना पड़ेगा। 190 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जब भी ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन जो है वो एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पर्याप्त सबूत होने पर उसे सबमिट करेगा, तो ऐसी स्थिति में किन किन और चीजों को अभियुक्त के साथ अभियुक्त को तो सबमिट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभियुक्त के साथ उसे और सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी ऐसा वेपन, ऐसा आर्टिकल या कंप्लेनेंट और so many of the person who appear to be acquainted with the fact or circumstances, यानी कुछ ऐसे तमाम व्यक्तियों को जो उस मामले के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को केस को जानते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों को, यानी कि क्या क्या अभियुक्त को मजिस्ट्रेट को ये इस क्लास में बताया गया कि सबमिट करेगा, एक्यूज को प्रस्तुत करेगा, कोई उस मामले में कोई वेपन बरामद की हो उसको प्रस्तुत करेगा, कोई आर्टिकल्स बरामद हुआ है, कोई सामान बरामद हुआ है उसको प्रस्तुत करेगा, कंप्लेनेंट को प्रस्तुत करेगा, साथ ही साथ कोई और व्यक्तियों को जो फैक्टर सर्कमस्टांसेस को जानते हैं उस मामले में, उस सभी को वो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और उसके बाद यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज से बॉन्ड साइन कराकर रिलीज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज को जो है बॉन्ड साइन कराकर जो है वो जो है उसे छोड़ सकता है। तीसरा क्लॉज ये कहा गया है कि इफ द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज मेंशन्ड इन द बॉन्ड, such court shall be held to include any court which magistrate may refer the case for inquiry and trial। दोस्तों इसमें इसको जो समझिएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य होता है कि वो अपने मातहत किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को जो है वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी किसी केस को किस मजिस्ट्रेट के पास ट्राई करने के लिए भेजा जाना है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया जाता है। इस सेक्शन में कहा गया है कि यदि बॉन्ड पर किसी सीजेएम का नाम मेंशन है, तो ऐसी स्थिति में सीजेएम या तो खुद उस मामले को संज्ञान इंक्वायरी करेगा या ट्रायल करेगा, या फिर उसे किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सौंप देगा, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रेफर करेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वही पावर आ जाएगी जो सीजीएम के पास है, यानी कि सीजीएम का जो नाम उस बॉन्ड में मेंशन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो सारी पावर आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड जो है वो एक्यूज भरा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष या उसका नाम लेकर, वो सारे बॉन्ड के सारे गाइडलाइन है, सारे चीज़ों को वो जो कंडीशन है वो फॉलो करेगा। वैसा माना जाएगा जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराया है, और जो है अगर इसका बॉन्ड का वायलेशन करता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पर्याप्त पावर है कि वो उसको फर्दर एक्शन ले सकता है। 190 के सब क्लॉज 4 में कहा गया है कि बॉन्ड कॉपी टू एक्सचेंज, यानी बॉन्ड की जो एग्जीक्यूट करेगा कोई व्यक्ति इस चैप्टर के अंतर्गत, वो बॉन्ड की कॉपी उस व्यक्ति को दी जाएगी जो इसे एग्जीक्यूट कर रहा है, साथ ही साथ ओरिजिनल कॉपी जो है वो प्लस पुलिस रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, जो कि उसको ट्रायल करने के लिए एम्पावर्ड है। यहाँ बॉन्ड यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस बॉन्ड को भरा सकता है, या फिर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है या आयोग के पास पावर है कि वो बॉन्ड साइन करा सकता है। और ये बॉन्ड जो है जो भी एक्यूज या अन्य विटनेस भरेगा वो उसकी एक कॉपी जो है वो फ्री एंड कास्ट उस व्यक्ति को दी जाएगी जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। Section 191 talks about the complainant and witness not to be required to accompany police officer and not to be subject to restraint। इसको थोड़ा सा समझिएगा, हेडिंग थोड़ा बड़ा है लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्लॉज है। इस सेक्शन में कहा गया है कि यदि कोई विटनेस है या कोई कंप्लेनेंट है, एक्यूज की बात नहीं की गई है इस धारा में, एक्यूज को एग्जाम किया गया, साफ साफ कहा गया कि एक्यूज इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
साथ ही साथ इस धारा का जो ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है या विटनेस है वो कोर्ट में आ रहे हैं तो उसे पुलिस के साथ आने की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से कोर्ट आ सकते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पुलिस के साथ आने से हो सकता है कि पुलिस के इन्फ्लुएंस में जो कंप्लेनेंट जो है या विटनेस जो है वो आ जाए। अतः पुलिस को कंप्लेनेंट के साथ जाने के लिए मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। एक्यूज हो सकता है कि पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में हो, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को एक्यूज जो है हो सकता है जुडिशियल कस्टडी में हो सकता है या पुलिस कस्टडी में, लेकिन कंप्लेनेंट जो है हमेशा बगैर पुलिस के साथ जाएगा। अगर वो चाहे तो पुलिस की मदद ले सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कंप्लेनेंट और विटनेस को जो है वो पुलिस के साथ जाने की कतई आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ एक्यूज को पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आती है। इस धारा का प्रोविजो जो ये कहता है यदि किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी कंप्लेनेंट या विटनेस, यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी कंप्लेनेंट या विटनेस को कह रहा है कि वो सेक्शन 190 के अंतर्गत बॉन्ड को एग्जीक्यूट करे और वो और इस साथ पर बॉन्ड को एग्जीक्यूट करे कि जब उसको बुलाएगी आप एपीआर होंगे। यदि बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने में कंप्लेनेंट या विटनेस मना करता है तो ऐसे व्यक्ति में प्रोविजो क्लॉज 91 का जो है प्रोविजो क्लॉज करता है। हालांकि मैंने प्रोविजो क्लॉज नहीं लिखा, लेकिन ये किताबों में पाएंगे कि प्रोविजो क्लॉज में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सीधे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है जब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसको अपनी कस्टडी में तब तक रखेगा जब तक कि उसे बॉन्ड वो भर न दे या फिर उस मामले की सुनवाई जो है वो समाप्त नहीं होती है। तब तक ऐसे व्यक्ति कंप्लेनेंट को और विटनेस को वो जेल में रख सकता है अगर वो बॉन्ड भरने से मना करता है। 192 में कहा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 192 which talks about the diary of the proceeding in the investigation। दोस्तों जो इस सेक्शन में जो बातें कही गई है कि हर एक केस की कोई ना कोई केस डायरी जो है वो बनती है और ये केस डायरी वो डायरी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रत्येक पुलिस थाना में प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या फिर कोई अदर पुलिस अधिकारी जो कि आईओ है उस केस में वो इन्वेस्टिगेशन अफसर नियुक्त हुआ है और वो किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को जैसे एफआईआर कब दर्ज हुई है, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो किस किस व्यक्ति से मिलता है और किस किस के बयान दर्ज करता है, कौन कौन सी चीजें वो आर्टिकल बरामद किया है और कौन कौन सी चीजें जो है किस किस स्पॉट पर किस किस जगह पर वो गया है, ये तमाम चीजें जो है केस डायरी में वो मेंशन करता है कि उसके क्राइम की होने की सूचना कब मिली और जैसे ही सूचना मिली इन्वेस्टिगेशन कब प्रारंभ किया और कब खत्म की और कौन कौन से प्लेसेस पर गया, वहाँ पर किन लोगों से बात किया, कौन कौन सी व्यक्तियों को अरेस्ट किया और कौन के आर्टिकल्स को बरामद किया, तमाम चीज़ें की जानकारी जो है इस केस डायरी में वो पेजिनेशन के साथ पेज नंबर के साथ वो बहुत ही बारीकी से दर्ज करेगा। और जब दर्ज करेगा तो यहाँ पर स्पष्ट भी बताया गया है कि उसका उपयोग इस डायरी का केस डायरी का उपयोग क्या किया जाए। इसे केस डायरी या फिर डेली डायरी भी कहा जाता है। सेक्शन 192 में सब क्लास 2 में कहा गया द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 180 शैल बी इंसर्टेड, यानी 180 इस संहिता की धारा 180 में जब विटनेस का बयान दर्ज किया जाता है तो उस यहाँ पर शैल शब्द का प्रयोग किया गया है तो उस बयान को भी इस केस डायरी में दर्ज किया जाएगा। तीसरा इसमें कहा गया है कि द डायरी शैल बी इन वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। ये जो केस डायरी होती है कि कभी कभी केस काफ़ी लंबी चलती है, तमाम विटनेसेस का, तमाम घटनाओं का, तमाम स्पॉट्स का, तमाम चीज़ों की जानकारी बरामदगी और अरेस्ट जो है ये केस डायरी में लिखा जाता है। तो ये केस डायरी जो है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, कई वॉल्यूम में हो सकती है और इसीलिए कहा गया कि ये वॉल्यूम जो है वो जो कौन
कौन कौन से किसके कितने वॉल्यूम इस केस के संबंध में बने हैं, केस डायरी के संबंध में बने हैं, प्लस उस हर एक पेज का पेजिनेशन जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 191 का 192 का सब 3 कहता है कि हर एक केस डायरी वॉल्यूम में हो, वॉल्यूम का नंबर और पेज का नंबर होना जरूरी है। 192 का 4th क्लास भी कहता है कि एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द जुडिशियल पुलिस डायरी ऑफ ए केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल in such court and may use such diary not as evidence। इस 192 का सब क्लास 4 कहता है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के बाद वो मामला आया है और ट्रायल के समय यदि उसे कोई डाउट है, कोई क्लेरिफिकेशन करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में वो इन्वेस्टिगेशन अफसर से उस केस की डायरी को मंगा सकता है और उसके हेल्प ले सकता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि उस केस डायरी को कभी भी एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं किया जाए। कोर्ट में या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है केस डायरी को एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ उस केस में हेल्प या डाउट को क्लियरिफाई करने के लिए, या कोई डाउट है उसको डाउट को रिमूव करने के लिए वो केस डायरी की मदद ले सकता है। सेक्शन 191 का सब क्लास 5, that is very important section, and generally there are so many questions raised in this particular clause, which talks about neither the accused nor his agent shall be entitled to call for such diaries। यानी कि एक्यूज को और उस एक्यूज के वकील को या एक्यूज के बिहाफ पर किसी और व्यक्ति को इस केस डायरी को मांगने का अधिकार नहीं है, न इसे देखने का राइट है इस सेक्शन के अंतर्गत 192 के सब क्लास 5 के अंतर्गत। बट इफ दे आर यूज बाय द पुलिस ऑफिसर हु मेड देम, यानी उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, हु मेड इट, जो इसने इस डायरी को बनाया है, टू रिफ्रेश द मेमोरी, वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। ऐसा पुलिस अधिकारी को, देखिए जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है वो डायरी में पर डे टू डे रूटीन वो लिखता है उस केस के संबंधित। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जनरली होता ये है कि किसी भी केस में जो है वो जो केस का आयो होता है, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है, वो केस के सारे बारीकियों को लिख दिया, और हो सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है वो एक ही पर्टिकुलर केस को नहीं बल्कि 10, 15, 20, 25 या 50, 100 केसेस का वो साल, 2 साल, 5 साल में वो इन्वेस्टिगेशन करता है। यानी कि एक पुलिस अफसर जो है अपने ड्यूटी के कार्यकाल में, अपने सेवा के कार्यकाल में तमाम केसों का, सैकड़ों केसों का वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कोई केस ऐसा हो जो 10, 12 साल या 15 साल के बाद उसका ट्रायल के लिए उसे बुलाया जाए। यानी कि जब वो ट्रायल के लिए कोर्ट में उपस्थित होता है तो 15 साल पहले जिस केस का वो इन्वेस्टिगेशन कर चुका होता है उसकी डायरी, जो कि खुद वो डायरी बनाता है, खुद उसकी हैंडराइटिंग में वो डायरी होती है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने डायरी को पढ़कर अपने मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है कि उस पर्टिकुलर समय में वो याद कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो आयो जो है तमाम सिमिलर केसेस को वो इन्वेस्टिगेशन किया हो, तो किस केस में कौन सी चीजें को कहाँ वो मेंशन किया है, वो उस डायरी को देखने के बाद वो मेमोरी को रिफ्रेश करके कोर्ट का जो भी डाउट है उसको वो क्लियर कर सकता है। तो एक जो इस डायरी का उपयोग होगा वो मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए पुलिस अधिकारी जो है उस डायरी का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा जो है कि इफ द कोर्ट यूज देम फॉर पर्पस ऑफ कंट्राडिक्शन सच पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर उस डायरी के आधार पर कोई स्टेटमेंट कहता है, कोई बयान देता है, तो उस बयान को क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है अंडर सेक्शन 148 और सेक्शन 164 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है शैल अप्लाई। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 और 164 के दौरान उस पुलिस के बयान को कंट्राडिक्शन करने के लिए उस डायरी का इस्तेमाल किया सकता है। यानी कि आपने उस वक्त वो बोला था और इस वक्त ये बोलना है, तो कंट्राडिक्टी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया सकता है। और साथ ही साथ जो है वो मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए पुलिस अधिकारी जो है इस डायरी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके इतर जो है एज ए एविडेंस जो है इस डायरी का इस्तेमाल कतई नहीं किया सकता है। तो ये जो सेक्शन 188 से लेकर 192 तक जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अंडर।
Dear student, now moving to the section 193, which talks about the report of police officer on completion of investigation. Dear student, it is very important section, and if you see that one of the very important section under the whole CRPC, whole or BNSS, then I will tell you that it is very important section. And during the time of the PCSJ examination and even the home examination, so many questions will definitely raise on this particular section. And you can better understand that under this section there are 9 sub clause, so each and every sub clause is very important, so kindly listen it very carefully, and we will try our little best to analyze as well as the elaborate all the subsection of this 193. So let us proceed. Section 193 sub clause 1 talks about the every investigation under this chapter. यानी कि इस धारा इस चैप्टर 13 जो है, जो विच टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे वो इन्वेस्टिगेशन जो है शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर 13 के अंतर्गत, वो सारे इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो है अननेसेसरी डिले उसमें नहीं किया जाएगा। यानी कि एज द अर्लीस्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर ऑफ द इंचार्ज ऑफ द पुलिस ऑफिसर और द आईओ जो होगा वो विदाउट एनी डिले जो है वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेगा। ये सेक्शन 193 का मैंडेट है। जैसे कि आप लोग पता होगा दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन दैट सेक्शन 173 टॉक्स अबाउट द, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव अफेयर्स की पुलिस थाने में आती है तुरंत जो है उसकी एफआईआर दर्ज होती है, और आईओ जो पुलिस थाने का भाषांतर अधिकारी जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, और या आईओ जो है उस जो पर्टिकुलर केस में नियुक्त किया जाता है वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन के समाप्त होने के पश्चात जो है वो अपनी जो रिपोर्ट है जिसको कि हम लोग पुलिस रिपोर्ट करते हैं वो जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तुरंत वो फॉरवर्ड करेगा। यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा जो इस केस को जो है वो सुनने के लिए इंटाइटेड है, यानी जो इम्पावर्ड है इस केस को सुनने के लिए। तो ये सेक्शन 193 का पहला क्लास जो है वो विदाउट अननेसेसरी डिले जो है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि इसमें टाइम फ्रेम नहीं है कितनी जल्दी कंप्लीट होगा, लेकिन ये यहाँ साफ साफ है कि विदाउट डिले जो है वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाएगा। दूसरा सब क्लॉज ये कहता है कि द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है, किसी भी विमेन के सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड जो सेक्शन है, जो बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 से रिलेटेड है, या फिर पास्को एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में इनेक्ट किया गया था, जिसको कि पॉस्को एक्ट कहते हैं। इसकी धारा 4, 6, 8 या 10 से रिलेटेड है। अगर आप धारा 4 को देखेंगे तो विच टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। सेक्शन 6 जो है वो पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। सेक्शन 8 जो है वो पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है, और सेक्शन जो है 10 जो है वो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। तो यानी ये 4 सेक्शन रिलेटेड अगर पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, यानी कि महिलाओं के सेक्सुअल ऑफेंस रिलेटेड जो बीएनएस की धारा इसके अंतर्गत या फिर पॉस्को एक्ट के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम स्पष्ट तौर पर बताई गई है कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन हर स्थिति में जो है वो 2 महीने के भीतर to be completed within 2 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station। उस दिन से 2 महीने, जिस दिन से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो उस केस उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया था, उस दिन से 2 महीने के भीतर इस 2 सेक्शन यानी बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67 से जो भी सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड है, या फिर पॉस्को एक्ट के अंतर्गत जो है अगर सेक्शन 4, 6, 8 और 10 से रिलेटेड अगर कोई सेक्शन में कोई अपराध हुआ है तो ऐसे अपराध का इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के भीतर समाप्त किया जाना अति आवश्यक है। अब आइए सेक्शन 193 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर पुलिस ने
इन्वेस्टिगेशन के पश्चात एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन समाप्त होती है, जो ही इन्वेस्टिगेशन समाप्त होती है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेल फॉरवर्ड, तुरंत ही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है या आईओ जो है वो अपनी फाइनल अपनी जो पुलिस रिपोर्ट को है या तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू द मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस को जो कॉग्निजेंस लेने के लिए जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है उसको अपनी पुलिस रिपोर्ट जो है वो तुरंत भेजेगा जैसे ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो समाप्त हो जाता है। इस जो पुलिस रिपोर्ट को भेजेगा उसमें जो है वो निम्न बातें मेंशन होगी, क्योंकि इस संहिता में इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है इसे कि क्लॉज सब 3 का सेक्शन 193 का सब सेक्शन 3 के अंतर्गत क्लॉज जो A B C D E F G H में जितने भी इंफॉर्मेशन की बात की गई है उस इंफॉर्मेशन को देना अति आवश्यक है इस पुलिस रिपोर्ट में। यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट करेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो उस पुलिस रिपोर्ट में इन बातों का उल्लेख नेसेसरी है, क्योंकि ये संहिता में ही कहा गया था हर पुलिस थाने का भाषाकार अधिकारी या आईओ जो है वो इस बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट में बेशक जरूरी से उसको इन्फॉर्मेशन देगा। क्या इन्फॉर्मेशन देगा? पहला जो है नेम ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज का नाम है उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख होगा। दूसरा है द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो सूचना पुलिस को मिली है उसकी प्रकृति क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन इस पुलिस रिपोर्ट में जाएगी। तीसरा है द नेम ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का नाम who appear to be acquainted with the circumstances of the case, उन व्यक्तियों का नाम जो इस केस के जो सरकमस्टांसेस है उससे परिचित है, यानी कि उस केस के बारे में कोई भी प्रकाश डालते हैं उस सारे व्यक्तियों का नाम जो है उस सारे व्यक्तियों के बारे में इस पुलिस रिपोर्ट में मेंशन होगा साफ तौर पर। नेक्स्ट है फोर्थ है वेदर एनी ऑफेंस अपीयर टू हैव बीन कमिटेड, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इस बात को भी उल्लेख होगा कि क्या कोई ऑफेंस कमिट होना प्रतीत हो रहा है, यदि हाँ तो किसने ये ऑफेंस को कमिट किया है, इसमें पुलिस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख होगा। नेक्स्ट है वेदर द एक्यूज हैज बीन अरेस्टेड, जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है पीड़ित के खिलाफ क्या वो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। वेदर द एक्यूज हैज बीन रिलीज ऑन बेल, अगर अरेस्ट किया गया है तो क्या उसे बेल पर छोड़ा गया है, क्या उसे बॉन्ड पर छोड़ा गया है या बेल बॉन्ड पर छोड़ा गया है। नेक्स्ट है वेदर द एक्यूज हैज बीन फॉरवर्डेड टू द कस्टडी अंडर सेक्शन 190, 190 इस संहिता की धारा 190 के अंतर्गत क्या एक्यूज को जो है कस्टडी में रखा गया है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी जो भी होगा उसमें उसका रिपोर्ट में पुलिस रिपोर्ट में मेंशन करेगा। और नेक्स्ट है वेदर द रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द women has been attached where the investigation related to the offense of section इस यानी ऊपर में सेक्शन 192 के 193 के सब क्लॉज 2 में जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस है, अगर उस ऑफेंस में कोई अगर उस सेक्शन में कोई महिलाओं के खिलाफ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो अभी हम लोगों ने उपरोक्त सेक्शन में देखा था कि जैसे ही सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड कोई विमेन के खिलाफ कोई अपराध होता है वैसे ही उस विमेन को तुरंत ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसे ले जाया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो तुरंत उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा और रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को या फिर आयोग को देगा। तो इस रिपोर्ट के बारे में बात की गई है कि जो आयोग को जो रिपोर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर ने दी है जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड महिलाओं का उसने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है वो रिपोर्ट क्या अटैच की गई है उसके बारे में उल्लेख करेगा। और साथ साथ द सीक्वेंस ऑफ द कस्टडी इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी केस की जो सारे केसेस के एक सीक्वेंस बनाकर जो है वो मजिस्ट्रेट को देगा। यानी कि इन सारे जो चीज़ों का वर्णन जो है पुलिस रिपोर्ट में जो अंडर सेक्शन 193 सब क्लॉज 3 में जो पुलिस रिपोर्ट दी गई है इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पुलिस रिपोर्ट में इन सारी चीज़ों का उल्लेख स्पष्ट तौर पर जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या आईओ जो है वो करेगा। नेक्स्ट सेक्शन में इसी के सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है द पुलिस ऑफिसर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज, जो पुलिस ऑफिसर है वो 90 दिनों के भीतर इन्फॉर्म द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू
एनी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम। ये पहली बार बीएनएसएस की धारा में इस सेक्शन को जोड़ा गया है और इस सेक्शन को जोड़ने का एक बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये है कि जो व्यक्ति एग्रीव्ड है यानी जो विक्टिम है या जो व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज की है उस व्यक्ति को प्रोग्रेस रिपोर्ट, उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के 90 दिनों के भीतर जो है वो हर स्थिति में जो है आयोग या पुलिस थाने का भाषण अधिकारी जो है इन्फॉर्मेंट को यानी जो सूचना दिया है उसको और विक्टिम को प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो देगा। इस केस की जो ब्यूटी है बीएनएसएस की इस सेक्शन में ये है कि जो व्यक्ति केस जो विक्टिम है या जो जिसने केस को दर्ज कराया है उसको ये सूचना मिलेगी कि उसने जो केस दर्ज कराया है उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। इसी सेक्शन के 3 के जो थर्ड जो सब क्लॉज है उसमें कहा गया है तो ऑफिसर्स शैल आल्सो कम्युनिकेट यानी कि जो सूचना 2 में दी जा रही है वही सूचना जो है उस व्यक्ति को भी दी जाएगी जिसने पहली बार इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को दी है। तो ये तीनों सेक्शन ये दोनों क्लास का उद्देश्य है कि जो केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन को या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज कराया या फिर वो विक्टिम है उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया जाएगा इस दोनों सेक्शन में। अब आइए 193 के जो 4th क्लॉज में कहा गया है वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 177 द रिपोर्ट शैल बी, यहाँ पर इसको समझना है सेक्शन जो 193 का सब सेक्शन 4 ये कहता है कि यदि कोई किसी केस यदि धारा 177 के अंतर्गत किसी केस में कोई सुपीरियर ऑफिसर नियुक्त किया गया। ये सुपीरियर ऑफिसर जो यहाँ बात की गई सुपीरियर ऑफिसर से इसका क्या मतलब है? सुपीरियर ऑफिसर का मतलब ये है कि अगर हम लोग देखा था 173 के सब क्लॉज 3 में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति थाने जाता है एग्री पार्टी या इन्फॉर्मेंट उसकी सूचना अगर पुलिस नहीं लिखता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुलिस लिखने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास एक राइट बचता है कि वो सीधे जो है अपने केस को जो है एक पेन पेपर पर लिख कर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस को जो है वो भेज सकता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस इस पत्र को पाते ही उसको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन कोई वो डिस्कसिव पावर है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कि चाहे तो इन्वेस्टिगेशन का आदेश या तो इन्वेस्टिगेशन स्वयं करेगा या किसी ऐसे व्यक्ति से जो सब इंस्पेक्टर रैंक का ऊपर है वो ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो है वो इन्वेस्टिगेशन को सौंप सकता है। तो ये जो एसपी साहब ने जो व्यक्ति को आयोग को इन्वेस्टिगेशन सौंपी है ये इस व्यक्ति को जो है वो यहाँ पर उस व्यक्ति की ये बात की गई है कि अगर इस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति अगर उस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करता है तो इन्वेस्टिगेशन के समाप्त होने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है वो चाहे तो अपने सुपीरियर अथॉरिटी के माध्यम से वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा या फिर वो स्वयं वो मजिस्ट्रेट को भेज देगा या फिर इस सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो अपने सबऑर्डिनेट किसी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से ये कह सकता है कि वो जो है वो रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास भेजे। यहाँ पर ये जो बात की गई है कि जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा तो जब तक रिपोर्ट पेंडिंग है यानी मजिस्ट्रेट ने कोई रिप्लाई उस रिपोर्ट पर नहीं किया है तब तक अगर वो चाहेगा कि सुपीरियर अथॉरिटी तो वो इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने के पश्चात मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन अगर इस सुपीरियर अथॉरिटी को नहीं आया है या पुलिस थाने के भाषण अधिकारी को कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो ऐसे स्थिति में उस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो चाहे तो जारी रख सकता है। ये सेक्शन 193 के सब क्लॉज 4 में कहा गया है। 193 के सब क्लास 5 में कहा गया है whenever it appear from a report forwarded under this section to the कि अगर रिपोर्ट से यानी पुलिस रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एक्यूज को पकड़ा गया था और जिसे बेल पर छोड़ दिया गया है उसे बेल पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए तो ऐसी स्थिति में जो मजिस्ट्रेट है वो चाहे तो उसका बेल बॉन्ड जो है वो कैंसिल कर सकता है और बेल बॉन्ड कैंसिल करने के पश्चात जो है वो जैसा भी चाहे फर्दर आदेश दे सकता है। यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन के
के दौरान पुलिस जो है किसी एक्यूज को बेल देकर छोड़ देती है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो बेल बाउंड को या बॉन्ड को कैंसिल कर सकता है और फर्दर जो है जो आदेश दे सकता है। 193 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है when such report is in respect of a case to which section 190 apply the police officer shall forward to the magistrate along with the report। यानी कि अगर आप सेक्शन 193 के सब सेक्शन 6 को देखें तो सेक्शन 6 ये बात कही गई है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास कोई पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है और वो रिपोर्ट जो है धारा 190 से रिलेटेड है, धारा 190 वहां पर अप्लाई करता है जब अभियुक्त के व्यक्ति के विरुद्ध जो है केस चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है और मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजी जाती है, तो जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी उसमें किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑल डॉक्यूमेंट जो मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी उसमें सभी डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट जो रिलेवेंट जो चीजें हैं उसका सारांश जो है जिससे कि प्रोसिक्यूशन जो है उस डॉक्यूमेंट से या फिर उस एक्सट्रैक्ट के बारे में फर्दर जो है आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर सके, ऐसे संबंधित सभी दस्तावेजों को जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उसे भेजना पड़ेगा। दूसरा बात की गई है कि द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 ऑफ ऑल द पर्सन whom the prosecution proposes to examine। यानी कि दोस्तों एक बात तय है, जैसे कि बताया जा चुका है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम चीज़ों को बारीकियों से वो अपने केस डायरी में लिखती है और उसके सीक्वेंस से लिखती है और उसी में जो सीआरपीसी की धारा, पुरानी सीआरपीसी धारा 161 में जो कहा गया था कि वो साक्षियों को बुलाकर जो है वो उसको एग्जामिन करती है। तो इस केस में यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 180 जो नई धारा में 180 में वो चीज़ें कही गई है, उसमें जितने भी स्टेटमेंट उस व्यक्ति के रिकॉर्ड किए गए जो फैक्ट या सर्कमस्टेंसेस के बारे में जानता है, उस सारे स्टेटमेंट जो है इस रिपोर्ट में भी वो मेंशन करेगा। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट प्लस जो है वो जो रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है उसको भेजेगा मजिस्ट्रेट के पास, प्लस जो साथ बताया गया है कि अंडर 180 में जो भी व्यक्ति के फैक्ट या सर्कमस्टेंसेस केस के बारे में जानता है उसके सारे स्टेटमेंट को भी जो है वो मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। इसका जो बेसिक पर्पज ये है कि मजिस्ट्रेट सारी चीज़ों से इक्वेटेड हो सके उस केस के मामले में। अंडर सेक्शन 193 के अंडर सेक्शन 7 में कही गई इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट। ये इसको समझिएगा इसको समझिएगा स्टूडेंट, काफी बारीकी से इसको समझिएगा। यदि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो केस से रिलेवेंट नहीं है, यानी देखिए इन्वेस्टिगेशन दौरान तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंचती है जो रिलेवेंट होती है उस केस से संबंधित, जो रिलेवेंट नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई एक्यूज जो है वो मर्डर करने से पहले जो है वो जो पान की दुकान में जाके पान खाया, उसके बाद शराब पी, उसके बाद जो है वो मर्डर किया, तो यहाँ पर पान खाया ये बहुत रिलेवेंट मटेरियल नहीं है। हाँ, शराब पिया है, शराब के नशे में वो मर्डर किया है, वो एक रिलेवेंट फैक्ट है, लेकिन पान खाना या चाय पीना या पानी पीना ये कोई रिलेवेंट फैक्ट नहीं है। तो अगर कोई इस तरह का पुलिस रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया गया है जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को लगता है कि ये रिलेवेंट उस केस में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस रिलेवेंट चीजों को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दे या अपार्ट कर दे उस पुलिस रिपोर्ट से, यानी कि ये जो है या एक्सक्लूड कर दे या पार्ट अवे कर दे। यदि एक्यूज ये कहता तो अगर इसका बेसिक पर्पज ये है कि जो पुलिस रिपोर्ट जाए वो एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट जाए, कोई उसमें इररिलेवेंट बातें यानी अनर्गल बातें का उल्लेख पुलिस नहीं करेगी। यदि कभी इररिलेवेंट चीज़ें का मेंशन कर भी देती है तो जो पुलिस ऑफिसर है उस रिपोर्ट को सबमिट करने के पास मजिस्ट्रेट से ये आग्रह कर सकता है कि उस इररिलेवेंट चीज़ों को जो है वो उस पार्ट अवे कर दे, यानी उस रिपोर्ट से वो हटा दे। अब आइए 193 का सबसेक्शन 8 ये कहता है कि अंडर सेक्शन 193 सब क्लॉज 7 द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस शैल आल्सो सबमिट सच number of the copies of the police report along with the document duly indexed। इसको सेक्शन 8 को समझिएगा, सब क्लॉज 8 को समझिएगा दोस्तों।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो भी पुलिस रिपोर्ट आ रही है इन्वेस्टिगेशन करने की, जो इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो पुलिस रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सौंपी गई है, वो पुलिस रिपोर्ट जो है वो ऑफिसर जो है उस पुलिस रिपोर्ट को कंपाइल करेगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से भेजेगा, और जिससे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पूरी घटना की जानकारी बहुत ही बारीकी से वन बाय वन सीक्वेंस वाइज जो है वो हो सके, और सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो पेज नंबर के साथ, वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर के साथ जो है उसे मेंशन करेगा, ताकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उस पुलिस रिपोर्ट को पढ़े तो सारी घटना की बारीकियों से जो है, उस केस के बारीकियों से वन बाय वन अवगत हो सके। यहाँ प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है कि जो पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट की जाएगी उसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी जो है अगर सर्व की जा रही है तो भी उसे भी वो डूली सर्व माना जाएगा। यानी पुलिस रिपोर्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी सबमिट की गई है तो भी उसे डूली सर्व मान लिया जाएगा। लास्ट सेक्शन जो ये कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी preclude from further investigation in respect of the offence under section 196 clause 3 has been forwarded to the magistrate। यहाँ पर इस केस को इस चीज को समझिएगा। अंडर सेक्शन 9 जो है वो कहता है कि पुलिस द्वारा अगर किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के पश्चात, यानी कि दोस्तों ऐसे होता है कि मान लीजिए FIR दर्ज हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल रिपोर्ट जो है, पुलिस रिपोर्ट जो है वो इस 193 में सबमिट हो गई, और पुलिस रिपोर्ट के सबमिट होने के पश्चात अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई, उसके बाद अगर कोई नया फैक्ट आता है, नया एविडेंस आता है, नया उस केस में कोई डेवलपमेंट होता है, कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, तो और ऐसे स्थिति में पुलिस को लगता है कि इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में जो है पुलिस ऑफिसर जो है उस केस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का तात्पर्य जो यहाँ पर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का तात्पर्य है कि मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाने के पश्चात, यानी कि 173 में जो रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है, उसके बाद अगर ऑफिसर इंचार्ज आता पुलिस स्टेशन को कोई एविडेंस ओरल या डॉक्यूमेंट्री मिलता है, तो ऐसा पुलिस ऑफिसर उसे तुरंत मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी, यानी कि एक तो पहले 173 में पुलिस रिपोर्ट भेज दिया है, उसके बाद अगर फिर कोई डॉक्यूमेंट मिलता है फिर उसका वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुनः एक जो है पुलिस रिपोर्ट इस सेक्शन 193 के सब क्लॉज 9 में जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पूरा वो फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पर एक प्रोवाइडेड क्लॉज भी है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर ड्यूरिंग ट्रायल हो रहा है, यानी कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी ट्रायल के दौरान हुआ है, तो सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट जो है, सर्वप्रथम पुलिस थाने का भाषा अधिकारी जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर परमिशन देता है ट्रायल के दौरान फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो 90 दिनों के भीतर समाप्त हो जानी चाहिए। अगर 90 दिनों के भीतर समाप्त नहीं होती है तो ऐसे स्थिति में कोर्ट के परमिशन से ये अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।